हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोगों ने जो भारतीय राज्य व्यवस्था की एक सीरीज चलाई हुई है और उसमें हम लोग एक बहुत ही बृहद आपका जो विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था, हम लोग उसको धीरे धीरे करते हुए आसान आसान टॉपिक को हम लोग देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अपने फंडामेंटल राइट्स को यानी अपने मौलिक अधिकार को जानने का प्रयास करेंगे, जो हमारे और आपके लिए बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है। और यहाँ से आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरग्रीन टॉपिक आपका है भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की या भारतीय राज्य व्यवस्था का जो आपका भाग 3 है, उसमें आपके मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। जब हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग को देखे थे तो उसके अंतर्गत हम लोग इस विषय को देखे थे कि भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और इसमें जो इससे संबंधित जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आपका आर्टिकल नंबर 35 तक देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के में भारत का संविधान की मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, देखिए जो आपके भारत का संविधान है उसके अंतर्गत जो आपका भाग 3 है यानी कि अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार, यह फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो आपके अधिकारों को देने की गारंटी लेता है, वह आपका मैग्ना कार्टा कहलाता है। देखिए, मूल रूप से क्या था कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में आपके भारतीय संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन हुआ क्या कि आपके 1978 में जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें से संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार में से। तो अब उसको रख दिया गया है आपके भाग 12 के 301 के अंतर्गत, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है कि आपका संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो यह आपका मौलिक अधिकार ना होकर के यह आपका संवैधानिक अधिकार है, यह आपका कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ गया है। तो मूल रूप से आपके 7 अधिकार थे, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार हट जाने के कारण आपके पास 6 अधिकार बचते हैं। उन्हीं 6 अधिकारों को हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे, तो जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला है आपका समता का अधिकार, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चौथा है आपके धर्म की स्वतंत्रता, पाँचवा है आपके संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इन 6 अधिकार, जो आपके 6 अधिकार दिए गए हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आपके आते हैं, कौन से अनुच्छेद आपके इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, उनकी भी एक बार चर्चा कर ली जाए लगे हाथ तो बहुत ही आसान होगा। और क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस नाते यह आपकी जिम्मेदारी बनती है हम सभी की कि इसके अंतर्गत जो भी हमारे अनुच्छेद हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हुए चलें। तो देखिए, आपका पहला अधिकार समता का अधिकार, इसके अंतर्गत आपके आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18, अनुच्छेद 14 आपका कहता है विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि संविधान की नज़र में हम सभी क्या हैं, एक कानून की नज़र में हम सभी बराबर हैं। और इस आधार पर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी कि धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 15 जो है आपको सुरक्षित करेगा। तो आर्टिकल नंबर 14 आपका विधि के समक्ष समानता, और आर्टिकल नंबर 15 आपके धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। बहुत बढ़िया। आर्टिकल नंबर 16 आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी वैकेंसीज आती है, लोक नियोजन के संदर्भ में जो भी आपके काम होते हैं उसमें सभी के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है आर्टिकल नंबर 16 आपका। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपका बनता है आर्टिकल नंबर 17। क्या बनता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बनता है आर्टिकल नंबर 17, यानी आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 आपका अस्पृश्यता से संबंधित है, आपका अनटचबिलिटी से संबंधित है। अस्पृश्यता को हम किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, तो इसका जो अंत करता है वहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 17 होता है। तो आर्टिकल नंबर 17 आपके अस्पृश्यता का अंत कर देता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो सेना या विद्या के सम्मान के अलावा सभी उपाधियों पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल नंबर 18 आपके उपाधियों पर
ऊपर रोक लगाता है। इसमें कहा गया है कि या तो आपकी सेना की कोई उपाधि आपको मिली हो, या तो आपको शिक्षा से संबंधित कोई आपको उपाधि मिली हो, इसको छोड़कर बाकी आप अन्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक है, जैसे महाराजा ये सब जो उपाधि होती थी ये आप ग्रहण अब नहीं कर सकते हैं, ये आपको रोक लगाता है आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आपका कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, दूसरा भाग आपका कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत आपको अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 देखने को मिलता है, यानी आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक का आपका स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक, आर्टिकल नंबर 19 यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंतर्गत कह रहा 6 अधिकारों की सुरक्षा। कौन कौन से, पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा संघ की स्वतंत्रता, चौथा संचरण, पांचवा निवास, और छठा है वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन देता है, हमारा आर्टिकल नंबर 19 देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति के यानी अपने विचारों को हमको जो है प्रदर्शित करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमको स्वतंत्रता है। दूसरा सम्मेलन, हमको कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में बिना हथियार के हमको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, हमको संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और संचरण यानी घूमने फिरने की हमको स्वतंत्रता प्राप्त है। निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वृत्ति मतलब हमारी रोजी रोटी। ठीक है, तो वृत्ति संबंधित अभी हमको स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वह जो आप कार्य कर रहे हैं अपने रोजी रोटी के लिए वह आपका संवैधानिक होना चाहिए। गैर कानूनी रूप से अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आपका अलग प्रावधान बना हुआ है। आर्टिकल नंबर 20, अपराध के लिए 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। मान लीजिए कोई अगर आप गुनाह नहीं भी किए हैं या कि नहीं किए हैं, तो ज़बरदस्ती आपको टार्चर करके उसके संदर्भ में आपको दोषी नहीं बनाया जाएगा कि आप कबूल करो कि आप ये गुनाह किए हो। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 20 आपका संबंधित हो जाता है, अपराध के लिए 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण देता है। आर्टिकल नंबर 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा, आर्टिकल नंबर 21 हो जाएगा आपका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसी के अंतर्गत आपका जोड़ दिया गया है आर्टिकल नंबर 21A। क्या जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 21 का, जो आपके प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित हो जाता है। यहाँ पर यह बात आपको ध्यान देने योग्य है कि जब भी आपके आपातकाल लागू हो जाते हैं, जो भी आपका आपातकाल लागू हो जाता है, चाहे वो आपके आंतरिक विद्रोह हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आपके ऊपर बाह्य आक्रमण देश के ऊपर हो जाए, उस स्थिति में जो आपका इमरजेंसी लागू की जाती है, जो आपका आपातकाल लागू किया जाता है, उसमें सभी मौलिक अधिकारों का जो है स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 यानी कि अपराध के लिए 2 सिद्धि के संदर्भ में अधिकार और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपसे छीना नहीं जा सकता है। यह आपका दोनों क्या रहता है, यथावत बना रहता है। बाकी आपके अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं जब तक यह आपकी इमरजेंसी लगी रहती है, आपका आपातकाल लगा रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपको प्राप्त है। वह दशाएं क्या है ये आपको बाद में कंफर्म किया जाएगा, आपको बाद में बताया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपको प्राप्त है। आगे चलते हैं, तीसरा क्या अधिकार प्राप्त है, तो तीसरे अधिकार में आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहला हो गया आपके समानता का अधिकार, दूसरा हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखेंगे तो आपका आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 यानी कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित हो जाता है। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध। पहले बहुत होता था जबरन मजदूरी, जिसे हम लोग कहते हैं कि काम करवा लिए, उसको पैसा भी ना दिए और भगा दिए बाद में पैसा के नाम पे। तो बलात् श्रम का प्रतिषेध क्या करता है, अनुच्छेद आपका 23 करता है। आर्टिकल नंबर 24 यानी कि अनुच्छेद 24 आपके कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। देखिए कारखाने जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे क्या होता था कि बच्चों को लगा दिया जाता था मजदूर के रूप में। अच्छा, वहाँ क्या होता था, कार्य करने की जो दशाएं होती थी वो प्रतिकूल होती थी, और दूसरी बात जो वहाँ पर स्थिति होती थी वह भी बच्चों के लिए प्रतिकूल होती थी। तो इस स्थिति में बच्चों के विकास के लिए, उनको वहाँ से दूर करने के लिए आपका आर्टिकल नंबर 24 यहाँ पर काम करता है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध कराता है। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार आपको प्राप्त है, और इसमें आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक सम्मिलित किया गया है। तो आपका चौथा जो अधिकार है वह आपका धर्म की स्वतंत्रता है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। देखिए 25 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 25 के अनुसार आपका अनुच्छेद 25 कहता है
कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी भी धर्म को अपनाए हैं तो उसको आपको मानने की स्वतंत्रता है और उसका प्रचार करने की भी आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। अच्छा, यहाँ पर प्रचार करना और जबरन धर्मांतरण कराना दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, ठीक, आप एक दुकानदार हैं, आप क्या किए, कोई एक नया प्रोडक्ट लेकर के आए, आप उसका प्रचार करेंगे, यानी कि लोगों को आप बताएंगे कि इसके बारे में ये अच्छाई है और ये इतना फ़ायदेमंद है, ये कम कीमत पर है और बहुत बढ़िया, हम इसको उपयोग किए, आप भी उपयोग करो। ये हो गया आपका प्रचार। और हुआ क्या कि ज़बरदस्ती आप किसी को खाने पे बाध्य करिए कि नहीं आप इस प्रोडक्ट को लो ही, तो वो फिर आपका ज़बरदस्ती हो जाएगी, वो आपका जो है गैर कानूनी हरकत के अंतर्गत आ जाएगा। तो अपने धर्म के बारे में जो आपको प्रचार करना है, आप अच्छाइयों को बताइए। सामने वाले का मन करेगा तो उस धर्म को आपको स्वीकार करेगा, नहीं मन करेगा नहीं करेगा। लेकिन पैसे के प्रलोभन देकर क्या किसी अन्य माध्यम से जोर ज़बरदस्ती के द्वारा आपको किसी दूसरे धर्म में ले जाना, ये आपका गैर कानूनी हरकत के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 26 आपका धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। ठीक, आप उसका पूरा मैनेजमेंट करिए। आप अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 27 कह रहा है किसी धर्म की वृद्धि के लिए करों समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अच्छा, इसमें क्या है कि कहीं कहीं पर जो है आपका टैक्स जो लगता है, अगर आप इसमें दान देते हैं तो आपका टैक्स से स्वतंत्रता मिल जाती है, टैक्स फ्री हो जाता है उतना रुपया। तो किसी धर्म की वृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अगला कह रहा है आर्टिकल नंबर 28 शिक्षा संस्थान में धार्मिक उपासना में स्वतंत्र उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक का आपका 25 हो गया आपका अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता। आगे हो गया आर्टिकल नंबर 26 हो गया धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 27 हो गया किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। और आर्टिकल नंबर 28 हो गया शिक्षा संस्थान में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 28 के अंतर्गत। आगे चलते हैं। आगे है आपके संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल 30 में यह आपका प्रावधान किया गया है। चलते हैं आर्टिकल नंबर 29 को देखते हैं, यानी अनुच्छेद 29 को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृत की सुरक्षा से के संदर्भ में जो आपका प्रावधान है वह आर्टिकल नंबर 29 में है। अनुच्छेद 29 में आपका यह संदर्भित किया गया है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 30 या आर्टिकल नंबर 30 पे चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 30 आपका शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार है। आगे चलते हैं तो ये संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो अभी के अधिकार थे उसके अंतर्गत ये बातें हो गई। आगे चलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 32। ठीक, आर्टिकल नंबर 32 में क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि मूल अधिकार यदि आपके किसी प्रकार से स्थगित किए जाते हैं, अगर आपातकाल वगैरह नहीं लगा है और मूल अधिकार आपके जो है छीने जाते हैं आपसे, तो आप जो है उच्चतम न्यायालय में अपना अपील कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है जाकर के अपनी बात रख सकते हैं और वहाँ से आपको राहत दिलाई जाएगी। इस तरह से आपके 6 मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। पहला हो गया आपको समानता का अधिकार, दूसरा हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो गया आपका कहाँ गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा हो गया आपका संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार, और छठा हो गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार आपके भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय राज्य व्यवस्था के द्वारा आपको प्रदत्त किए जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।